Hello everyone, welcome to our channel The Rationalist. I am a biology educator and I will be covering biology of class 10th, in which we will cover all 5 chapters of bio. So let us begin with our first chapter, that is life process. इस चैप्टर में हम मेन 4 प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। वो 4 प्रोसेस हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो चलो न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी की बहुत सारी नीड्स को फुलफिल करता है। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन से फायदे क्या हैं। अरे नहीं, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हेल्प इन ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। अब देखो, जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो उससे हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, या फिर हम जब ग्रोथ फेज में होते हैं तो अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से ही हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। ये चीज़ समझ में आई। दूसरा पॉइंट है एनर्जी। वेन एवर वी हैव फास्ट, तो उसके बाद हम जब भी फूड का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी को एक सडन एनर्जी का फील होता है। दिस इज ड्यू टू न्यूट्रिशन और इनटेक ऑफ फूड। तीसरा पार्ट है रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से हमारे डैमेज्ड टिश्यू का अच्छा रिपेयरमेंट होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड, और ये हर टाइम चलता रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन के क्या मोड्स हैं। सो लेट अस डिस्कस इन पीडीएफ फॉर्म, ताकि हम सिंपलर वे में ये सब कुछ डिस्कस कर पाएँ और अपने पूरे चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ पाएँ। So there are two modes of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition and other is heterotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना सेल्फ मेड बनाता है, यानी वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है और वो अपना खाना खुद कुक करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना खाना खुद कुक करते हैं तो वो ऑटोट्रॉफ्स है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेज फॉर देयर फूड, सो दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो नेचुरली अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, एंड हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जो अपने और हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में हम समझते हैं ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्लोरोफिल प्रेजेंट। हाँ, अब जो मेजर डिफरेंस है वो क्लोरोफिल का है। जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, जबकि जितने भी हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उनमें क्लोरोफिल का एब्सेंस होता है। थर्ड पॉइंट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, और जो भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं ऑटोट्रॉफिक के प्लांट्स, एंड हेट्रोट्रॉफिक के एग्जाम्पल हैं एनिमल्स एंड भी ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम भी दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। अब आगे देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी दो पार्ट्स हैं, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे आसान तरीका है इस बात को समझने का वो ये कि जब भी आप फोटोसिंथेटिक जैसा कोई वर्ड देखते हैं तो ट्राई टू कनेक्ट इट विथ सनलाइट। फोटोसिंथेटिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर सनलाइट प्रोसेसेस, एंड कीमोसिंथेटिक यानी कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस से कनेक्टेड है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसके प्रोसेसेस भी कुछ ऐसे ही है। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी खाना बनता है वो खाना सनलाइट की हेल्प से बनता है, जबकि कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो खाना बनेगा वो केमिकल्स के हेल्प से बनेगा। देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो फूड होता है वो आपका ग्लूकोज में टर्न होता है। उसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। जबकि कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, जितने भी अमोनिया कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, और फिर उस केमिकल को एज देयर फूड यूज करते हैं। उसका एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्लोरोफिल में होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, जो देता है हमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब हम इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी से देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको यहाँ दिए गए हो, आप अपनी एनसीईआरटी से रेफर करिए और कोशिश करिए कि आप ये पूरी रिएक्शन
बैलेंस फॉर्म में याद करें, क्योंकि आप ये रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में याद करेंगे तो आपके कहीं भी कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। अब समझते हैं कि इस प्रोसेस में हर कंपोनेंट का क्या-क्या रोल है। जो आपका क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी में हेल्प करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज डन बाई क्लोरोफिल। अब हम समझते हैं कि जो वाटर का एक्सचेंज है और जो गैसेस एक्सचेंज है वो किससे हो रहा है। सो दिस इज डन बाई स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर क्या करते हैं कि आपकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये मेंटेन करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स, जिससे आपके वाटर का लॉस या इनटेक होता है। जब आपके वाटर का इनटेक होता है तो सेल स्वेल होता है, और जब आपके वाटर का लॉस होता है तो सेल श्रिंक होता है, यानी गार्ड सेल्स श्रिंक होते हैं। और जब आपकी गार्ड सेल्स स्वेल्स होते हैं तो पोर की ओपनिंग होती है, और जब आपकी गार्ड सेल्स श्रिंक होते हैं तो पोर की क्लोजिंग होती है। अब मूव करते हैं इस पैराग्राफ की तरफ जो हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. रॉ मटेरियल्स क्या है, जो उन्हें अपने नेचुरल सामान जो चाहिए है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसे हमने यहाँ रॉ मटेरियल्स में काउंट किया हुआ है। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स जमीन पे पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे वाटर बॉडीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो अपने वाटर को सॉइल से लेते हैं थ्रू देयर रूट्स। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली या केमिकली फॉर्म में, तो ये सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू रूट्स। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो जो नाइट्रोजन है उसका वो एक एसेंशियल एलिमेंट है in the synthesis of protein. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds. नाइट्रोजन है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, तो नाइट्रोजन एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपाउंड है। Taken up in the form of inorganic nitrates or nitrates, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. अब देखो जो नाइट्रोजन है वो दो फॉर्म में लिया जा रहा है, या तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक फॉर्म में ये नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में लिया जा रहा है, और ऑर्गेनिक फॉर्म में ये कन्वर्ट किया जा रहा है बैक्टीरिया के थ्रू बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हम मूव करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होके अपने खाने को यूटिलाइज करते हैं या फिर अपने खाने को बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में तीन तरह के हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहले है सेप्रोट्रॉपिक, देन पैरासिटिक एंड देन होलोजोइक। तो सबसे पहले लास्ट वाले से समझते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक को एक वर्ड से समझते हैं विच इज कॉल्ड एज होल। अब हम सबको होल का मतलब तो पता है, यानी एवरीथिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग कंप्लीटली। अब हम होलोजोइक को समझते हैं होल वर्ड से। होल का मतलब होता है कुछ भी पूरी तरीके से, उसी तरीके से ये टर्म है होलोजोइक, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें अपने खाने को फीड कर रहा होगा उस खाने को वो पूरी तरीके से फीड कर रहा होगा। जैसे दिस स्वैलो होल ऑर्गेनिज्म एज देयर फूड। उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। अब हम चलते हैं सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक के डिफरेंस पे। सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे फीड करते हैं अपने फूड के लिए, जबकि पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं अपने फूड के लिए। सेप्रोट्रॉपिक फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। पैरासिटिक फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट। अब एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब ये है, ये पैरासाइट या तो होस्ट के अंदर रह रहा होगा या फिर होस्ट के बाहर रह रहा होगा। होस्ट कौन है जिसपे ये पैरासाइट फीड करेगा अपने खाने के लिए, वह एक होस्ट है, और उस होस्ट के सरफेस पे रह के अगर ये अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है तो वो एक्सटर्नल पैरासाइट हो जाएगा। और अगर उस होस्ट के बॉडी के अंदर है कि ये अपने फूड को फीड कर रहा है यानी अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है, तो ये
इंटरनल पैरासाइट हो जाएगा, जिसके एग्जाम्पल हैं लाइसिस, लीच, टैप बॉम्ब एक्सेट्रा। लाइसिस कॉमन एग्जाम्पल है, जो बहुत सारे लोगों के सर में जुए मिलते हैं उन्हें हम लाइसिस कहते हैं। देन सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके एग्जाम्पल हैं कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई लाइक ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम एक्सेट्रा। मशरूम तो एक एडिबल फूड भी है जिसे हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो वो मशरूम आप डेड एंड डिकिंग वुड पे उगाया जाता है। सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब तक हमने बात कर ली है लाइफ प्रोसेस की, 4 लाइफ प्रोसेसेस में, जिसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन को हम डिस्कस कर रहे थे और न्यूट्रिशन को हमने डिस्कस करके उसके 2 मोड्स को डिस्कस किया था। वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो वाले ऑर्गेनिज्म आ रहे थे जो अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, यानी दे मेड देयर फूड बाय देयर ओन। एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो वाले ऑर्गेनिज्म थे जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट थे। देन ऑटोट्रॉपिक के 2 पार्ट, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में वो वाले ऑर्गेनिज्म आ रहे थे जो अपने खाने को सनलाइट की हेल्प से बना रहे थे, जबकि कीमोसिंथेटिक में वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने को, यानी खाना ऑब्टेन करने के लिए केमिकल कंपाउंड्स को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। देन हेटरोट्रॉपिक के 3 पार्ट्स हैं। वन इज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर इज पैरासिटिक एंड अदर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन कम्स टू हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके 3 पार्ट्स हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म पूरे तरीके से अपने प्रे को फीड कर रहे थे, यानी पूरे तरीके से अपने प्रे को स्वैलो कर रहे थे, जिसके एग्जाम्पल हम ह्यूमंस भी हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स हैं। अदर इज पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक। पैरासिटिक में वो वाले ऑर्गेनिज्म आ रहे थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एज देयर होस्ट, उन्हें अपना होस्ट बनाकर उनके ऊपर फीड कर रहे थे टू ऑब्टेन देयर फूड। ये उस ऑर्गेनिज्म पे या तो इंटरनली प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नली प्रेजेंट हो सकते हैं। अदर इज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करके अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल था ईस्ट एंड मशरूम। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल थे लीसिस एंड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल थे ईस्ट एंड मशरूम। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल थे लाइसिस एंड टैप बॉम्ब्स। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल थे कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। हम आगे की तरफ मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो फूड हम इनटेक करते हैं, यानी ह्यूमंस इनटेक करते हैं, उस फूड का हमारी बॉडी में क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंस टू फूड वी ईट। सो व्हाट हैपेंस टू फूड वी ईट, उसमें हमारे 5 प्रोसेसेस होते हैं, यानी हमें 5 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन, जिसमें प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी इंजेशन हमारे माउथ के थ्रू होता है। जिस फूड को हम अपने माउथ में डालते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। देन उस फूड का डाइजेशन होता है, यानी अब सिंपल सी बात है, हमने जिस फूड को खाया है वो हमारे लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल, भले ही वो कुक हो चुका है, लेकिन हमारी बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए अभी भी वो बहुत मेजर पार्टिकल्स हैं जिन्हें वो सिंपली यूटिलाइज नहीं कर सकती है। तो बॉडी उनको ब्रेक डाउन करेगी सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब ऑब्वियस सी बात है, तुमने कोई चपाती खाई तो वो चपाती तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में इन द फॉर्म ऑफ चपाती फ्लो नहीं करेगी, वो बहुत ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगी और उसके बाद तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो करेगी टू रीच एवरी पार्ट ऑफ योर सेल। तो उसके लिए डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस एंड देन एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन तो हो गया, फूड का ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन अब उस ब्रेक्ड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी हमारी सेल्स, हमारी बॉडी की सारी सेल्स उस ब्रेक्ड फूड को एब्जॉर्ब करेंगी, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एंड उसके बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी ने न्यूट्रिशन तो इकट्ठा कर लिया है, हमारी बॉडी की हर सेल के पास न्यूट्रिशन तो है, लेकिन जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तब उस न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत, जो इस्तेमाल होगा, उसे हम एसिमिलेशन कहेंगे, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद आता है इजेशन। अब देखो, जितना भी यूजफुल फूड होता है उसे हम, हमारी बॉडी का हर पार्ट यूज़ कर लेगा, हमारी बॉडी की हर सेल यूज़ कर लेगी, और फिर उसे यूज़ करने के बाद जो भी यूज्ड फूड होगा और जो अनयूज्ड यानी वेस्ट फूड होगा उसे हमारी बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत होगी, और उस रिमूवल को हम कहेंगे इजेशन। इजेशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी। सो जो हम फूड खाते हैं उसमें 5 प्रोसेस चलते हैं। वन इज इंजेशन,
other is digestion, then absorption, then assimilation, and then lastly digestion. So now we will discuss about alimentary canal and its functioning in the digestion of food. Let us discuss human alimentary canal which consists mouth. माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ सेक्रीशन करते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए. उसके बाद ईसोफेगस आता है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं. एंड देन योर स्टमक जो लीवर और पेनक्रियाज की सेक्रीशंस को रिसीव करता है. लीवर का ही पार्ट होता है, कह सकते हैं लीवर का पार्ट होता है गॉल ब्लैडर. एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. एनस से पहले एक पार्ट प्रेजेंट होता है रेक्टम जिसमें टेम्परेरी पीरियड के लिए वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है. अब हम इन सारे पार्ट्स के फंक्शनिंग को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस किस पार्ट में क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है या किस पार्ट से कौन से सेक्रीशंस रिलीज हो रहे हैं टू डाइजेस्ट योर फूड. अब हम हर पार्ट की फंक्शनिंग को डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, लॉन्ग ट्यूब विच कंसिस्ट माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं आपके लीवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. अब स्टार्ट करते हैं माउथ. माउथ को वकल कैविटी भी कहते हैं. इसमें फूड को इंजेस्ट किया जाता है, यानी फूड का जो इंजेक्शन होता है, इनटेक होता है, वो माउथ में होता है. माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है. टीथ हेल्प करते हैं फूड की ग्राइंडिंग और च्यूइंग में, और टंग हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में और उसे वेट करने में, ताकि वो ईजिली आपके ईसोफेगस से पास हो सके वेट फॉर्म में. अब देखो खुद अंडरस्टूड है ये कि अगर कोई भी चीज़ ड्राइड फॉर्म में होगी तो उसे डाइजेस्ट करने में या उसे किसी कैनाल से पास करने में थोड़ी हार्डनेस होगी, जबकि कोई भी चीज़ सॉफ्ट होगी या वेटेड होगी तो उसे पास करने में ईजी हो जाएगा. तो इसलिए सलाइवा उसके साथ मिक्स किया जाता है बाय टंग. और जो स्टार्च होता है फूड में, आपका शुगर्स प्रेजेंट होते हैं विच वी कॉल स्टार्च. इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड इन माउथ. पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है, याद रखें पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया जाता, बट माउथ में ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर में कन्वर्ट की जाती है विच वी कॉल माल्टोज. दिस डाइजेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं. सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज करते हैं और इस सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं. तो स्टार्च का डाइजेशन जो पार्शियली माउथ में हो रहा है वो कुछ इस तरीके से होता है. देन कम्स टू ईसोफेगस. माउथ के बाद हमारा ईसोफेगस होता है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं. Food is pushed forwards by rhythmic relaxation and contractions of muscle through peristaltic movement, और ये इनवॉलेंट्री होता है. अब देखो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दो टर्म्स होते हैं. वॉलेंट्री का मतलब वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे हम वॉलेंटियर कर सकते हैं, जबकि इनवॉलेंट्री वो चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो होनी ही होनी है. तो जो ईसोफेगस में फूड का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स स्टमक, वो इनवॉलेंट्री है, उसे आप नहीं रोक सकते बीच में, वो ईसोफेगस में पूरी तरीके से होके. देन कम्स टू स्टमक. स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. सबसे वाइडेस्ट पार्ट है आपकी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, और ये सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. और वो जूसेस तीन है. लेट अस डिस्कस दैम. Stomach is the widest part of the human alimentary canal. It secretes certain digestive juices for digestion of food, which includes hydrochloric acid, mucus, pepsin, water, electrolyte. वाटर इलेक्ट्रोलाइट के भी सर्टेन वर्क्स होते हैं, लेकिन हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन. देन एंटीसेप्टिक होता है, और जो भी फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं आपके पेट में उन्हें ये किल करता है, यानी फूड को जो भी टॉक्सिसिटी होती है फूड की उसे ख़त्म करता है. देन कम्स टू म्यूकस. म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, और ये ल्यूब्रिकेंट होता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा. अब देखो समझिए, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके पेट में रिलीज होता है टू डाइजेस्ट योर फूड और टू किल बैक्टीरियाज, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया सर्टेन अमाउंट या सर्टेन पीएच लेवल पे ही किल हो सकते हैं, तो उसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वो आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को भी डैमेज कर सकता है. टू प्रोटेक्ट दैट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक म्यूकस रिलीज होता है. म्यूकस कवरिंग बना लेता है स्टमक की इनर लाइनिंग पे, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को अटैक ना कर पाए. सो म्यूकस बेसिकली प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो इनर लाइनिंग को जो बनाता है उसे हम म्यूकोसा कहते हैं.
देन कम्स टू पेप्सिन। पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो भी आपके प्रोटीन्स होते हैं फूड में, उनके डाइजेशन में पेप्सिन हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इम्बैलेंस बिटवीन HCl एंड म्यूकस कॉज हाइपर एसिडिटी। अब जो एसिडिटी टर्म हम सब जानते हैं, बहुत कॉमन है हम सब के लिए। एसिडिटी टर्म जो हम फील करते हैं, या एसिडिटी को जो हम फील करते हैं, या हम जब भी सुनते हैं कि किसी को एसिडिटी हुई हुई है, तो वो तब होती है जब इम्बैलेंस हो जाता है आपके HCl और म्यूकस में। यानी HCl कहीं ना कहीं आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को थोड़ा बहुत अटैक करता है, या फिर म्यूकस की लाइनिंग सही से आपके स्टमक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, तब आपको हाइपर एसिडिटी की फीलिंग होती है। देन कम्स टू लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। सबसे बड़ा ग्लैंड आपकी बॉडी का लीवर है। लीवर secretes bile juice which is stored in gallbladder and emulsify fat globules also makes food alkaline। अब देखो, लीवर जो बाइल जूस को सेक्रीट करता है वो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, या आपके फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाइड करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझिए, जो फ्लैट ग्लोब्यूल्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ये कन्वर्ट करता है बहुत ज़्यादा स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। उन्हें हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ था, जिससे आपकी फूड की पीएच लेवल था वो एसिडिफाई हो गया था, उसे कन्वर्ट करता है एल्कलाइन में। तो ये वापस से आपके फूड को नॉर्मल कन्वर्ट कर देता है और उसके पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है। तो बाइल जूस के दो फंक्शन हो गए, एक तो ये फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाइड करता है, दूसरा आपके फूड के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, उसे एल्कलाइन बनाता है। Then comes to pancreas. Pancreas secretes pancreatic juices which secretes contain enzymes। देन कम्स टू पेनक्रियाज विच सेक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूसेस। अब देखो, पेनक्रियाटिक जूसेस तीन तरीके के हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, लाइपेज हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स एंड पेनक्रियाटिक अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सारी फंक्शनिंग जो लीवर और पेनक्रियाज कर रहा है वो अभी तक आपके स्टमक के एक पार्ट ड्यूडेनम में ही हो रहा है, क्योंकि ये सारी सेक्रीशंस ड्यूडेनम रिसीव करता है पेनक्रियाज और लीवर से इन द स्टमक, ठीक है। तो अब आपके फैट जो इमल्सिफाइड हो चुके थे उसे और ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं लाइपेज, हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। देन ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन कम्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, और ये 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। इट सेक्रेट इंटेस्टिनल जूसेस। अब देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपकी कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, यानी फूड की जो भी डाइजेशन रह गई है अब तक वो सारी कंप्लीट होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंप्लीट डाइजेशन होनी है किसी पार्ट में तो वहाँ बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होंगे और बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग भी चलेगी, क्योंकि ये लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज पेप्टाइडेजेस, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेसेस एंड सुक्रेज। अब देखो, इसे याद करने की सिंपल ट्रिक ये है कि जो भी एंजाइम्स आपको दिए हैं उसी से रिलेटेड इसमें काम हो रहा है। तो सबसे पहले आप एंजाइम्स याद कर लो और उससे रिलेटेड फिर उसकी फंक्शनिंग याद कर लो। फंक्शनिंग याद करने में बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आपने इन एंजाइम्स के नाम याद कर लिए, क्योंकि वो एंजाइम उसी शुगर पे एक्ट कर रहा है और उसे कन्वर्ट कर रहा है सर्टेन पार्टिकल में या सर्टेन थिंग्स में, ठीक है। तो पेप्टाइडेजेस क्या करता है, स्प्लिट स्मॉल पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड। अब देखो, पेप्टाइडेजेस की बात हो रही थी, तो ये पेप्टाइड्स पे काम करेगा और उन्हें कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमीनो एसिड में। तो पेप्टाइडेजेस स्प्लिट्स स्मॉल पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स। माल्टेज एक्ट्स ऑन माल्टोज एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। अब देखो, माल्टोज को शुगर में ही कन्वर्ट करेगा, माल्टोज भी एक शुगर है और इसे अगेन एक शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा, वो है ग्लूकोज, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट एंजाइम है माल्टेज, वो क्या करता है, एक्ट ऑन माल्टोज एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। देन लैक्टेज एक्ट ऑन लैक्टोज एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लूकोज तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे याद कर ही लिया था। अब यहाँ पे आप एक ग्लैक्टोज और ऐड कर देंगे, एक और शुगर ऐड कर देंगे, विच इज गैलेक्टोज। लैक्टेज में क्या हो रहा है आपका, इट एक्ट्स ऑन लैक्टोज एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टेज क्या कर रहा है, आपके लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और ग्लैक्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। देन लाइपेसिस एक्ट ऑन लिपिड्स। अब देखो, लाइपेसिस है तो ये लिपिड्स पे काम करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। देन सुक्रेज एक्ट्स ऑन सुक्रोज एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब आप सबको पता है सुक्रोज का कन्वर्जन
अगर ब्रेक डाउन होता है तो उसका कन्वर्जन किस में होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। वैसे ही लैक्टोज का ब्रेक डाउन होता है तो उसका कन्वर्जन ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में होता है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें याद करने के लिए। अगर आप रिदम रिदम में याद करेंगे तो बहुत टफ होगा लर्न करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स लगाइए ये वाली और याद करिए तो बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। देन कम्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, आपके फूड का डाइजेशन तो हो गया है। हमने जब 5 रूल्स पढ़े थे फूड के डाइजेशन में, तो उसमें सबसे पहले हमने बात करी थी इंजेशन की, देन डाइजेशन की, देन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन। अब देखो, इंजेशन हो चुका, डाइजेशन हो चुका, अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन भी आपका शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब ये एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है, कैसे होता है और आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम विलाई कहते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको समझ में आए कि विलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पे। पहले इनकी फंक्शनिंग पढ़ लेते हैं। इट हैज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो जो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो विलाई से हो रहा है। विलाई एक तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, कह सकते हैं, जो कि कनेक्टेड होती हैं अनदर ब्लड वेसल से, जो आपके फूड को यानी डाइजेस्टिव फूड को इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती हैं ब्लड स्ट्रीम्स में, और फिर ब्लड स्ट्रीम्स आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के फेस में चल रही हैं, तो सर्कुलेशन के थ्रू आपकी पूरी बॉडी तक न्यूट्रिशन पहुंचता है। ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब देखो, जितनी ज़्यादा विलाई प्रेजेंट होंगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो जो आपका सरफेस एरिया है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। Then these villi are richly connected with blood vessels which helps in transportation of food to every part of body and utilized by body। अब देखो, आपके एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड हो रहा था, एसिमिलेशन में यूटिलाइजेशन ऑफ फूड हो रहा था, तो वो एब्जॉर्प्शन की हेल्प से ही हो रहा था। जब तक फूड एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तब तक यूटिलाइज कैसे होगा बॉडी से। सो दिस विलाई आर रिचली कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड यूटिलाइज्ड बाय बॉडी। ठीक है, तो अब देखते हैं विलाई का स्ट्रक्चर। यहाँ से समझिए, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनफोल्डेड या बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो इनर लाइनिंग है, ये इधर प्रेजेंट है आपकी विलाई। ठीक है, तो विलाई कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसका ब्रॉड व्यू ये है, ये आपकी विलाई प्रेजेंट है। ये विलाई क्या करती हैं, आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। इन विलाई के थ्रू आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद ये विलाई इस तरीके से यहाँ पे ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं, तो आपके न्यूट्रिशन को सप्लाई करती हैं ब्लड स्ट्रीम्स में, और फिर ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ये पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए हैं आपके डैमेज्ड विलाई एंड नॉर्मल विलाई। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड फॉर्म में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट फॉर रेफरेंस आप इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि डैमेज्ड विलाई जब होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपके फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा जितना नॉर्मल विलाई करती हैं। ठीक है, तो विलाई का स्ट्रक्चर को इस तरीके से होता है। फिर ये कनेक्टेड होती हैं इनर फॉर्म में ब्लड वेसल से, और ब्लड स्ट्रीम्स में आपके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। देन कम्स टू फंक्शनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कॉलोन भी कहते हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखो, आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो ही रहा था, लेकिन एब्जॉर्प्शन किसका, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा था थ्रू विलाई एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यानी न्यूट्रिएंट्स टू ब्लड स्ट्रीम्स, ताकि वो आपकी बॉडी के हर सेल तक पहुंच पाए। लेकिन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी आपका एक्सेस वाटर होता है या जो यूजफुल वाटर होता है फॉर बॉडी, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपकी बॉडी में वापस से, ताकि वो आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल कर सके। देन कम्स टू एनएस। एनएस का काम क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनवांटेड फूड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो जो भी अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड फूड होता है आपकी बॉडी में, देखो जो भी काम का फूड था वो तो डाइजेस्ट हो चुका है और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुका है, आपकी बॉडी उसे यूज भी करेगी। ठीक है, उस सो दिस रिमूवल ऑफ फूड फ्रॉम एनस इज ऑल्सो regulated by a muscle which we call anal sphincter। जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है एनस के थ्रू, वो एक मसल के थ्रू रेगुलेट किया जाता है और उस मसल का नाम है एनल स्पिंक्चर। ये इंपॉर्टेंट है और आप इससे याद करिए। ठीक है, देन कम्स टू अदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब देखिए, अब तक हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में
जो फूड का डाइजेशन है वो किस तरीके से हो रहा था। तो ह्यूमंस क्या है, हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। दीज आर मेड बाई मल्टीपल सेल्स, ठीक है। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन इज सिंगल सेल्यूलर एंड वन इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्यूलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, जबकि मल्टी सेल्यूलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं। मल्टीपल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विविध तरीके से प्रेजेंट होता है, जबकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये सब कुछ ब्रीफ तरीके में प्रेजेंट होना मुश्किल है, क्योंकि दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। तो इनकी जो भी बॉडी फंक्शनिंग होती है वो बहुत सिंपलर और डायरेक्टली होती है। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, विच इज़ अमीबा, ठीक है। तो हम उसका डाइजेशन डिस्कस करेंगे कि अमीबा के अंदर जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। सो अमीबा हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसके थ्रू वो अपने फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब अपने फूड को ट्रैप कैसे करता है वो सोचो। अमीबा इज द ओनली ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल्स की शेप चेंज नहीं होती है, बहुत डेफिनेट चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट चेंजेस आएंगे। बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल है अमीबा, जो अपनी सेल की शेप को चेंज कर सकता है टू इनगल्फ इट्स फूड, ठीक है। तो अपनी सेल की शेप को चेंज करके वो अपने फूड को ट्रैप करता है, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। ये इसके फॉल्स फीड होते हैं। देखो, सीडो का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ नॉट रियल या एनीथिंग विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो जो सीडोपोडिया है यानी फॉल्स पोडिया फीड्स, ठीक है। तो जो इसके फॉल्स फीड है वो इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, ठीक है। मूवमेंट करके ये अपने फूड पार्टिकल को ट्रैप करता है इस तरीके से। ये पहले तो फूड पार्टिकल की तरफ मूव करेगा, फिर एक वैक्यूल टाइप का बनाएगा जिसमें ये फूड पार्टिकल को ट्रैप करेगा। उस वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। और फिर कंप्लीटली उस फूड वैक्यूल में उस फूड का डाइजेशन होगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर जाएगा और वापस से अपनी शेप को गेन कर लेगा एज इट वाज इन इनिशियल, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ही फूड का डाइजेशन करता है। बहुत सिंपल है। एटलीस्ट ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से तो बहुत सिंपल है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनकी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स है, वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है दे आर कॉम्प्लेक्स। और सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर सिंपलर, तो उनका डाइजेशन भी बहुत सिंपल है। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, वन इज सीडोपोडिया एंड अदर इज फूड वैक्यूल। दे कैन चेंज देयर शेप, और इसमें 4 तरीके के डायग्राम बनेंगे जिसमें पूरी फूड की डाइजेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू डायग्राम एंड एक्सप्लेन ईच फंक्शनिंग ऑफ ईच डायग्राम, ठीक है। देन कम्स टू अदर टॉपिक विच इज़ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, फूड का हमने डाइजेशन कर लिया और देख लिया कि फूड का डाइजेशन ह्यूमन के अंदर कैसे होता है, न्यूट्रिशन को समझ लिया पूरी तरीके से। अब अदर पार्ट था जो बेसिक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस थे, उसका अदर पार्ट है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे लाइफ में हेल्प करता है हमारी लाइफ को लिविंग फॉर्म में रखने के लिए।